भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना, जब हम इस पर चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, तो आलोचना क्या है, समीक्षा क्या है, मूल्यांकन क्या है, इन तीनों में समान धर्म कौन सा है, इनका उद्देश्य क्या है और ये कितने प्रकार की होती है आलोचना, इन पर जब हम विचार कर लेते हैं तो हमारे समक्ष पूरे भारतीय वाङ्मय के परिप्रेक्ष्य में जब हम आलोचना के विकास को देखने का प्रयत्न करते हैं तो एक भ्रामक धारणा भी हमें देखने को मिलती है। एक ऐसा वर्ग है जो हर विधा के विकास में, उद्भव में वो पाश्चात्य पृष्ठभूमि को, पाश्चात्य प्रदेय को रेखांकित करने का प्रयत्न करता है। किंतु वस्तुतः हम, चाहे भाषा की बात हो, चाहे अनुवाद की बात हो, चाहे शास्त्र की बात हो, या आलोचना की बात हो, या हमारे तमाम प्रवृत्तिगत सैद्धांतिक मतों की बात हो, सैद्धांतिक प्रतिमानों की बात हो, हम देख सकते हैं कि संस्कृत एक बहुत सशक्त भाषा है, उसका एक सुदीर्घ उज्ज्वल इतिहास है, उसने हमें बहुत से प्रतिमान दिए हैं। लेकिन फिर भी बहुत से लोग, बहुत से विचारक, चिंतक न जाने क्यों पाश्चात्य प्रभाव को, पाश्चात्य प्रदेय को अधिक महत्वपूर्ण मानते हुए वहां से इन विधाओं के आगमन की बात करते हैं, जो कि वस्तुतः भ्रामक तथ्य है। इसलिए हम इतिहास की दृष्टि से, यानी ऐतिहासिक दृष्टि से, साहित्यिक जो साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं, उनकी दृष्टि से देखें तो भारतीय साहित्य में आलोचना का जो विकास है वो हमारे पारंपरिक साहित्य से, संस्कृत साहित्य से, भारतीय भाषाओं के साहित्य से हुआ है, वह कोई पाश्चात्य देन नहीं है। हमारे पूरे भारतीय वाङ्मय में आलोचना का एक प्राचीन अस्तित्व, सुदीर्घ सशक्त अस्तित्व रहा है। भारतीय साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले सैद्धांतिक आलोचना का विकास हुआ, जिसे काव्यशास्त्र या अलंकार शास्त्र के नाम से अभिहित भी किया गया। भारतीय काव्यशास्त्र में आदि आचार्य भरतमुनि से, जहां उन्होंने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ नाट्यशास्त्र से नाटक की चर्चा करते हुए कविता और साहित्य की तमाम तरह की जो शास्त्रीय पृष्ठभूमि है उसकी आधारशिला रखी थी। कविता क्या है, काव्य का उद्देश्य क्या है, काव्य का प्रयोजन क्या है, काव्य का हेतु क्या है, काव्य की आत्मा क्या है, फिर कविता में ध्वनि क्या है, रस क्या है, अलंकार क्या है, औचित्य क्या है, ये तमाम जो वक्रोक्ति क्या है, इनकी चर्चा विस्तार से की गई है। तो हमारा जो सशक्त संस्कृत काव्यशास्त्र है, आदि आचार्य भरतमुनि के नाट्यशास्त्र से हम साहित्य के और आलोचना के मानदंडों का प्रतिपादन सर्वप्रथम वहां देखते हैं। इसलिए यह मानना कि यह आलोचना भारतीय साहित्य में पाश्चात्य देन है, यह नितांत भ्रामक धारणा है। आचार्य भरतमुनि, आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य वामन, कुंतक, क्षेमेंद्र, ऐसे अनेक आचार्य, आचार्य विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ, इन्होंने आलोचना के विकास की दृष्टि से जो सैद्धांतिक स्थापना की, प्रतिपादन किया, वो बहुत महत्वपूर्ण था। किंतु इसका व्यावहारिक और विशद रूप आगे चलकर आधुनिक युग में रचना और रचनाकारों के प्रदेय के समक्ष हम जब देखते हैं तो हमारे जो
हिंदी आलोचना के उद्भव विकास में जिन आलोचकों का प्रदेय स्तुत्य है, वंदनीय है, उन्होंने उसकी व्यावहारिक और सुलभ व्याख्या आगे चलकर की है। आधुनिक युग की तरह हमें किसी भी प्रकार की आलोचना स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में पहले प्राप्त नहीं होती। इसलिए प्रारंभ में आलोचना के क्षेत्र में जो निर्णायक पद्धति का प्रचलन था वह लिखित रूप में भले ही नहीं था, लेकिन आधुनिक युग में आकर आलोचना पर स्वतंत्र रूप से ग्रंथ लिखे गए। संस्कृत में व्याख्यात्मक आलोचना या टीका परक आलोचना यह तो प्रचुर मात्रा में मिलती है, लेकिन हिंदी साहित्य में आलोचना का विकास आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रथम आलोचक होने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही जाता है। हिंदी आलोचना के इतिहास को यदि हम जानना और समझना चाहते हैं तो हम समस्त आलोचकों और समीक्षा धाराओं के सैद्धांतिक मानदंडों और उनके द्वारा प्रस्तुत व्यावहारिक समीक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में ही समझ सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी आलोचना के इतिहास का केंद्रीय व्यक्तित्व माना जाता है, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी माना जाता है। उनकी उपस्थिति को आधार मानते हुए हिंदी आलोचना के संपूर्ण इतिहास को जब वर्गीकृत किया गया, 3 भागों में, खंडों में बांटा गया, तो आचार्य शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना 1850 से 1920 ईस्वी तक, जिसमें भारतेंदु और द्विवेदी दोनों युग समाहित हो जाते हैं। फिर शुक्ल युगीन यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना, जिसमें 1920 से 1940 तक का समय आ जाता है। छायावाद लगभग इसमें समाहित हो जाता है। और फिर शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना जो 1940 के बाद की और अद्यतन अब तक की आलोचना मानी जाती है। ये विभाजन भी बहुत पुराना विभाजन हो गया। अब नए नए विभाजन आलोचना के उद्भव विकास में भी किए जाने लगे हैं। शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना में हम देखें भारतेंदु युग जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि उससे पहले भक्तिकाल और रीतिकाल में भी आलोचना के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण रचनात्मक और भागीरथ प्रयत्न हुए, लेकिन वो सीधे सीधे आलोचना को केंद्र में रखकर नहीं हुए। शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना को हम 3 युगों में बांट देते हैं: भारतेंदु पूर्व हिंदी आलोचना, भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना और द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना। तो 1850 से 1920 तक का समय यह तो समाहित होता ही है, लेकिन भारतेंदु पूर्व जब हम कहते हैं तो भक्तिकाल और रीतिकाल की आलोचना पर भी थोड़ी चर्चा हम कर पाते हैं। भारतेंदु पूर्व हिंदी आलोचना में हम भक्ति और रीति युग की आलोचना के क्षेत्र को, उनके प्रदेय को देख पाते हैं। तुलसीदास को हम याद करें, उन्होंने लिखा, कीरति भनति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहें हित होई। तो कविता का प्रयोजन क्या हो? सुरसरी की तरह, देव नदी गंगा की तरह, जो सबका हित करती है। मेरे तेरे छोटे बड़े ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है। कबीर ने लिखा, संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर। जो संस्कृत है वो कूप जल हो गई और भाषा बहता नीर है। तो काव्य भाषा के सैद्धांतिक प्रतिमान की प्रस्तुति की कि भाषा प्रवहमान रहेगी, गतिमान रहेगी, विकासशील रहेगी तो जीवित रहेगी, अन्यथा कूप जल बनकर रह जाएगी। घनानंद जैसे कवि रीतिमुक्त काव्य धारा, स्वच्छंद काव्य धारा में वो भी आलोचना के बीज बिंदुओं की स्थापना करते हैं। लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहित मोरे कवित्त बनावत। रचनाकार और रचना के गहन आंतरिक संबंधों की स्थापना घनानंद करते हैं कि कवि और रचनाकार तो कवित्त लिखता है, लिखने बैठता है, लेकिन मेरे तो कवित्त ही मेरा निर्माण करते हैं। तो कविता क्या है, इसको उन्होंने व्याख्यायित किया। और ठाकुर ने, जो रीतिमुक्त कवि हैं, उन्होंने तो जो अलंकार आदि, उपमान आदि जुटाकर
और कविता करने का सायास प्रयत्न करने वाले कवि, जो निरूपण करने वाले रीति कवि थे, उनको केंद्र में रखकर सीधे सीधे ये कह दिया, 150 बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित्व की वो खेल करी जानो है। तो कविता कोई खेल नहीं है। कविता शब्दकोश में से शब्द निकालने, उपमान निकालने और उससे कविता बनाने बैठे, वो कविता नहीं है। इस तरह काव्य के वर्ण विषय, उसकी शैली, उसकी विशेषताएं, इन सब को और उनके पाठक वर्ग पर, जन साधारण पर पड़ने वाले समग्रतः प्रभाव, इन सब को भारतेंदु युग से पहले के कवियों ने विस्तार से विवेचित किया है। काव्य निर्णय में आचार्य भिखारीदास भी इस पर विस्तार से बात करते हैं। सूरदास ने भी भक्तिकाल में साहित्य लहरी के परिप्रेक्ष्य में इस पर चर्चा की है। आचार्य केशव ने कवि प्रिया और रसिक प्रिया आदि रचनाओं में इस पर बात की है। तो हम देख सकते हैं कि भारतेंदु युग से पहले की हिंदी आलोचना, वो कविता के माध्यम से आलोचना की सैद्धांतिक प्रस्तुति हमें देखने को मिलती है। इसी तरह उक्त चोज अनुप्रास बरन अस्थित अति भारी, बचन प्रीति निर्वाह और अर्थ अद्भुत तुकधारी, सूरदास इस पर विचार करते हैं। और प्रतिबिंबित दिव्य दृष्ट हृदय हरि, लीला भासी जन्म करण करम गुण रूप रसना परकासी। रीतिकाल में मौलिक विचारों की प्रवृत्ति, गूढ़ चिंतन, शास्त्रीय और यथार्थ ज्ञान आदि, इन पर जब दृष्टि डालें तो भले ही वह गांभीर्य न मिलता हो, लेकिन दरबार में रहकर इन कवियों ने काव्यशास्त्र के ग्रंथों का सृजन करके जो कुछ हमारे समक्ष रखा, वो उस समय गद्य रचना की कोई सशक्त और पुष्ट परंपरा भी नहीं थी, केवल कविता एक विधा थी। लेकिन उस सब के बावजूद भक्ति और रीतिकाल में संस्कृत के समीक्षा शास्त्रीय ग्रंथों को, उनकी शैलियों को अपनाकर एक विस्तृत विवेचना की गई। संस्कृत समीक्षा शास्त्र की विविध शैलियों का प्रयोग रीतिकाल के कवियों आचार्यों ने किया, चाहे आचार्य केशवदास हो, चिंतामणि हो, कृपाराम हो, पद्माकर, भिखारीदास, महाकवि देव, घनानंद, मतीराम, बिहारी, आचार्य सोमनाथ, ये सब इनको हम याद कर सकते हैं। और अलंकारवादी तथा रसवादी दो धाराओं के रूप में हम मध्यकाल की इस शास्त्रीय चिंतन धारा को देखते हैं। अलंकारवादी धारा का प्रवर्तन रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य केशवदास ने किया, जिन्होंने कवि प्रिया और रसिक प्रिया जैसे ग्रंथ लिखे, जिन्होंने रामचंद्रिका जैसा महाकाव्यात्मक ग्रंथ भी लिखा। और रसवादी धारा के प्रवर्तक के रूप में महाकवि देव, मतीराम, बिहारी आदि कवि हमारे समक्ष आए। इस तरह शास्त्रीय समीक्षा का जो प्रौढ़ प्रस्तुति है, वो सरदार कवि की मानस रहस्य में दिखाई देती है। यह सूत्र शैली में लिखा गया सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाओं का संगम प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है। रामचरितमानस की व्याख्या इस ग्रंथ में की गई है। कहीं कहीं गद्य में विवेचना भी की गई है। निजकर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर। इस तरह हम देखते हैं मित्रों, भारतेंदु युग से पहले की आलोचना, वह भी उल्लेखनीय आलोचना है। वह भी आज के इस आलोचना जगत को एक सशक्त आधारशिला देने वाला काम करती है। भक्तिकाल और रीतिकालीन आलोचना के मानदंड आधुनिक साहित्य की आलोचना के विकास में काफी हद तक सहायक सिद्ध हुए, लेकिन समग्रतः वो पूरी जरूरत को पूरा नहीं कर पाए। इसलिए हिंदी आलोचना का विकास हमें जरूरी लगा और भारतेंदु युगीन आलोचना इस भाव को महसूस करने के बाद
इस क्षेत्र में समर्पित हुई और उसने बहुत सक्षम और समर्थ कार्य किया। पहला आलोचक सारथी हम भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही मानते हैं। नाटक नामक जो उनका सैद्धांतिक आलोचना का लेख है भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखित, जो 1883 में लिखा गया, वो हिंदी की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना का एक सशक्त उदाहरण है, प्रमाण है। भारतेंदु युग जन जागरण का युग था, इसलिए स्वाभाविक था कि इस युग में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्य, दर्शन, चिंतन आदि के क्षेत्र में जनमानस में नव क्रांति का भाव, इसको उस युग की आलोचना में देखा जा सकता है। आलोचना के लिए इस भाव के साहित्य में वैचारिक अभिव्यक्ति का उपयुक्त माध्यम गद्य को ही माना गया। इसलिए गद्य की अनेक विधाएं, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा आदि, यात्रा वृत्तांत आदि, इन सब में आलोचना के बीज हमें दिखाई दिए। साहित्य में उपयोगितावादी दृष्टिकोण, सुरुचि, नैतिकता, बौद्धिकता, मूल्यांकन, इनको प्रधानता दी गई। भारतेंदु युग में समस्त आलोचना में इन्हीं तत्वों को प्रमुखता देते हुए राष्ट्र प्रेम इस काल के साहित्य की प्रधान प्रवृत्ति बन गई। वह जरूरत भी थी उस समय की। आलोचना के क्षेत्र में राष्ट्रीय दृष्टिकोण को प्रमुख तौर पर अपनाया गया। जुलाई अगस्त 1898 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र चंद्रिका के एक उपन्यास की आलोचना हिंदू मुस्लिम समस्या को लेकर की थी, जिसमें जातियों के पारस्परिक मेल का समर्थन किया गया था। भारतेंदु युग के अधिकांश आलोचनाएं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही हमारे समक्ष आती हैं। हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, भारत मित्र, सार सुधा निधि, ब्राह्मण आदि ये पत्र पत्रिकाएं आलोचना के विकास में बहुत रचनात्मक भूमिका निभा रही थी। एक तरफ पत्र पत्रिकाओं में व्यापक राष्ट्रीय हित, समाज कल्याण, समाज सुधार, नवजागरण, इनको आत्मसात किया जा रहा था। दूसरी तरफ पुस्तकों की समीक्षा के माध्यम से भी आलोचना को विकसित किया जा रहा था। रीतिकालीन मूल्यों में आस्था रखने वाले विद्वान पिंगल छंद, नायिका भेद, रस निरूपण, अलंकार निरूपण, इसमें भी समर्पित थे, जुटे हुए थे। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा भी कि भारतेंदु युगीन आलोचना में 3 प्रकार की आलोचना हमें दिखाई देती है। रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा की सैद्धांतिक आलोचना, नंबर 2 ब्रजभाषा और खड़ी बोली गद्य में लिखी गई टीकाओं के रूप में प्रचलित आलोचना, और नंबर 3 इतिहास ग्रंथों तथा कवि परिचय के रूप में लिखी गई आलोचना। प्रथम वर्ग की आलोचना में प्रमुख पिंगल ग्रंथ है। जगन्नाथ प्रसाद भानु का छंद प्रभाकर नाम से 1894 में लिखा गया। जगन्नाथ दास रत्नाकर का घनाक्षरी नियम रत्नाकर 1897 में लिखा गया। अलंकार ग्रंथों में लच्छी राम का रावणेश्वर कल्पतरु 1892 में और बिहारी लाल अलंकार आदर्श 1897 में। प्रमुख रस ग्रंथों में हम देखें साहब प्रसाद सिंह का रस रहस्य 1887 में, प्रताप नारायण सिंह का रस कुसुमाकर। दूसरे वर्ग के आलोचना में हम टीका ग्रंथों को देखें तो बिहारी सतसई पर लल्लू लाल जी की टीका लाल चंद्रिका बड़ी प्रसिद्ध हुई 1819 में। और तीसरे वर्ग में हम शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज 1878 में, जॉर्ज ग्रियर्सन द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इस तरह के इतिहास ग्रंथों के माध्यम से भी आलोचना को विकसित किया गया। हम देख सकते हैं कि इतिहास ग्रंथों में उपलब्ध कवि परिचय के अंतर्गत आलोचना के तत्व निहित हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख आलोचकों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा कि भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली महत्वपूर्ण आलोचना है जो 1886 में लिखी गई। बालकृष्ण भट्ट ने सन 1886 में हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास दासकृत संयोगिता स्वयंवर नाटक का सच्ची समालोचना शीर्षक से
जो प्रस्तुतिकरण हुआ उसे आलोचना का एक महत्वपूर्ण उदाहरण गिनवाया। इस तरह बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी में व्यावहारिक आलोचना का जनक भी माना गया। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादंबनी में सन 1885 में बाबू गदाधर सिंह की बंग विजेता नामक नाट्य रचना, जो बंगला में लिखित उपन्यास के हिंदी अनुवाद की आलोचना है, उसको बहुत विधिवत प्रस्तुत किया। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन ने 1886 में संयोगिता स्वयंवर की आनंद कादंबनी में भी विस्तृत आलोचना की। इस तरह हिंदी आलोचना में साहित्य इतिहास के दो प्रमुख ग्रंथ हमारे सामने आए, किंतु वो सीमित होने के बावजूद आलोचनात्मक तत्वों की प्रस्तुति करते हैं, जिसमें शिव सिंह सेंगर, जिसकी चर्चा अभी हमने की, और जॉर्ज ग्रियर्सन। इस तरह भारतेंदु युग में हिंदी आलोचना का जो उद्भव है वो बहुत सशक्त आधारशिला लेकर हमारे समक्ष आता है। हम उस भारतेंदु युगीन आलोचना के इन ग्रंथों में, इन निबंधों में, इस पूरी आलोचना परक सामग्री में आलोचना के विकास की जो पदचाप सुनते हैं वो महत्वपूर्ण है। हिंदी आलोचना में उपयोगितावादी, नैतिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण भारतेंदु युगीन आलोचना में स्पष्ट रूप से द्रष्टव्य है, किंतु रसवादी समीक्षाओं का अभाव हमें यहाँ मिलता है। और इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि संपूर्ण भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना, इसको हम दो महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथों के माध्यम से, जो उसी युग में सृजित हुए, या नाटक आदि पर लिखे गए भारतेंदु के तथा अन्य रचनाकारों के निबंधों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं में आलोचना के मानक या प्रतिमानों की विवेचना के माध्यम से, और इससे पहले भारतेंदु युग से पूर्व की हिंदी आलोचना जो भक्ति और रीतिकाल के शास्त्रीय ग्रंथों के माध्यम से हमारे समक्ष आती है, इसके आधार पर हम भारतेंदु युगीन समग्र आलोचना को देख पाते हैं। स्पष्ट है कि हिंदी आलोचना के उद्भव काल की दृष्टि से और हिंदी आलोचना के विकास के उज्ज्वल मार्ग को प्रशस्त करने की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टियों से भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और बहुत सारे समीक्षकों, आलोचकों, मूल्यांकनकर्ताओं ने इसमें अवदान किया है, और निश्चित रूप से उसी का ये श्रेय है, उसी का यह योगदान है कि आज हमें एक से एक बड़ा विलक्षण आलोचक मिल सका, और उनके आलोचना पर ग्रंथों से हम उपकृत हो सके। मित्रों, इस विषय को हम यहीं विराम देते हैं, और अगली बार अगली श्रृंखला में नए विषय के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।